ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास एक ऐसा वर्ग समूह जो इस देश में सबसे ज्यादा वंचना और शोषण का शिकार है, मगर विडंबना और विरोधाभास इसका देखिए कि उसे इस बात का एहसास नहीं। और अब धीरे धीरे इस बात को लेकर के आंदोलन करने वाले, लिखने, पढ़ने, बोलने वालों ने एक ऐसा माहौल बनाया है कि अब सबको इस देश में ओबीसी की चिंता हो रही है और लोग जाति जनगणना से लेकर के ओबीसी को हिस्सेदारी के लिए दावे करना शुरू कर दिए हैं और उसकी क्रेडिट लेना शुरू कर दिए। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। योगी की सरकार में, पिछड़े दलित कतार में, मोदी की सरकार में, पिछड़े दलित कतार में। मेडिकल के अंदर नीट की एग्जाम में 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी। मोदी सरकार के 76 मंत्री है। 76 कितने हैं? 76 मंत्रियों में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1358 विधायकों में से 27% विधायक ओबीसी है और 163 एमएलसी में से 40% एमएलसी ओबीसी के बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछड़ों के साथ इतना धोखा हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन यही भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया। ये लोडर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े समाज के किसी की जबान खुली, किसी भी अनुसूचित जनजाति के लोडर की बात जबान खुली कि हिस्सा लूटा जा रहा है, किसी की जबान खुल रही है। अब आयोग बना करके भर्ती हो रही है, लेकिन पिछड़े दलित को वहाँ से किनारा किया जा रहा है। ड्रामा पार्टी ये हो गई है। जुमला बोल करके वोट लेने चला है गाँव में। हमारे एमपी ओबीसी के हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी इंट्रो में आपने सुना और देखा कि कैसे इस देश के गृह मंत्री इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री ओबीसी बनाए, हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया, हमने सबसे ज्यादा एमएलसी बनाए, हमने नीट में ओबीसी आरक्षण दे दिया, हमने क्या क्या ओबीसी के लिए किया, बाकी सब ओबीसी विरोधी। और आज इस वीडियो में मैं आपको डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों को मिलाकर चल रही है, जिसका दावा है कि राम राज्य की सरकार है, जिसका दावा है कि वो ओबीसी के साथ न्याय कर रही है, जिसमें सबसे बड़े बड़े देश के ओबीसी नेता उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसमें बड़े बड़े मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आज उसे उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 5 साल होने को आए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले के शिकार ओबीसी कम्युनिटी के तमाम वे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं, वे अपनी नौकरी मांगने जब जाते हैं तो कभी पुलिस घसीटती है, कभी कपड़े फाड़ती है, कभी लाठी मारती है, कभी गालियां देती है, कभी वैन में भरकर कहीं और फेंक आती है, और इनमें से कोई ओबीसी का हितैषी नहीं बोलता है। आज मैं बात करूंगा उस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में से 6800 विद्यार्थियों की वेदना की, उनकी पीड़ा की, उनके संघर्षों की, और बेनकाब करना हम चाहते हैं ये झूठे ओबीसी की क्रेडिट लेने वाले इन तमाम सियासतदानों को, जिनका झूठ एक वैकेंसी 69,000 शिक्षक भर्ती ने इस कदर बेनकाब किया है कि आज भी न्याय मांगने वालों को लाठी मिल रही है। ओबीसी के योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में, हर शिक्षक को नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। किसी भी अनुसूचित जनजाति के लोडर की जबान खुली कि हिस्सा लूटा जा रहा है। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आजाद भारत के इतिहास की कोई एक विभाजन रेखा अगर खींची जाए तो वो मंडल आंदोलन की रेखा होगी। मंडल के पहले का आजाद भारत कुछ और था, मंडल के बाद का आजाद भारत कुछ और है। इसीलिए प्रख्यात समाजशास्त्र विश्लेषक क्रिस्टोफ जफरले इसे इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। वो अपनी पुस्तक इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में बाकायदे तथ्यों तर्कों के साथ ये साबित करते हैं कि मंडल आंदोलन कैसे एक मूक क्रांति का आंदोलन था, जिसने बहुत खामोशी से, बिना बहुत शोर मचाए इस देश की आधी से ज्यादा आबादी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। और जब भी इस बात का इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास इस बात का हिसाब मांगता है मंडल के समर्थन में कौन थे और मंडल के खिलाफ कौन थे, किसने देश की सड़कों पर आग लगाई, किसने देश के युवाओं को बरगलाया,
कौन था जो ओबीसी आबादी को मिलने वाले हक के खिलाफ था, किसने इसका विरोध किया और मंडल के विरोध में कमंडल लेकर कौन निकल गया था। जब देश में हक हुकूक हिस्सेदारी की लड़ाई चल रही थी तो देश में सांप्रदायिक सियासत शुरू हो गई और आज उत्तर प्रदेश जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है, वहां के लोग इसीलिए दूसरे ढंग से रामराज का एंजॉय कर रहे हैं। 22 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तीनों धार्मिक नगरियों को ऐसे दिखाया जा रहा है गोया उत्तर प्रदेश में अब किसी को कोई कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं है। न ही दरिद्र को दुखी न दीना, वो जो रामराज की कल्पना थी वैसी उत्तर प्रदेश में आ गई है। प्रचार में यह दिखता है कि सारा न्याय उत्तर प्रदेश में दिया जा चुका है। मगर मंडल और कमंडल की इस लड़ाई में आज हम जिस कहानी को लेकर के आपसे बयां करने जा रहे हैं, वो लड़ाई एक हकीकत को बयां करती है। वो लड़ाई जो तकरीबन 4-5 साल से चल रही है। लोकतंत्र में अगर आंदोलन आपने नहीं किया, मुट्ठी तान कर नारे नहीं लगाए, आपने प्रतिरोध नहीं किया और उसके लिए बहुत कुछ सहा नहीं, तो असल में आपने नागरिक होने को जिया ही नहीं। मगर जब कोई आंदोलन इतना लंबा खिंच जाए, तकरीबन 5 साल चलने लगे, एक बार विचार करिए उस आंदोलन को चलाने वाले लोग कितनी मेहनत, कितना संघर्ष, कितना जूझ करके ये काम कर रहे होंगे। रात को सोने के लिए उनके पास बिस्तर नहीं, भरपेट खाने को आंदोलन की जगह पर खाने का इंतजाम नहीं, और जब भी अपना हक और अधिकार मांगने सड़कों पर उतरते हैं तो बेतहाशा उन्हें घसीटा जाता है, उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, ताने मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, और अब वो आंदोलन तकरीबन 5 साल पूरे होने को आ रहा है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ में चल रहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की। इस घोटाले में विस्तार से जानने के लिए मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, लेकिन संक्षेप में केवल यह बताना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी के हितैषी बनकर जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसमें उन्होंने अभी इंट्रो में आपने देखा एक चीज याद दिलाई कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के ओबीसी को हक और अधिकार दिया। आइए बात यहीं से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, वो जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसकी हकीकत देखिए। यही 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का विवाद तकरीबन 2018 में जब सामने आया तो पता यह चला कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में भयानक आरक्षण घोटाला हुआ है और ओबीसी जिसकी आबादी मंडल कमीशन के मुताबिक 52% है, और अगर बिहार की क्रांतिकारी सरकार के सैंपल को ले लें तो वो तो 60% से ऊपर निकल गई। उसे आरक्षण कितना मिला? 27%, क्योंकि अपर लिमिट 50% की लगी थी। अभी तो इस देश को उस दिशा में आगे लड़ाई लड़नी है। इस देश के ओबीसी को अभी इस हक को मांगने के लिए आंदोलन शुरू करना है कि जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद 50% की सीमा खत्म हो गई है, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी क्यों न दी जाए। तो अभी ओबीसी समाज इतना जागरूक शायद नहीं हो पाया है, उसके लिए मंदिर बन रहा है और उसकी बड़ी आबादी इस बात के लिए खुश है। उसे पता ही नहीं कि शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, संविधान, मंडल आंदोलन ये सब क्या है। हाँ, लेकिन उसमें एक वर्ग ऐसा तैयार हो रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहा है, जो मंडल आंदोलन के इतिहास को पढ़ रहा है, वो अपना हक अधिकार मांगने के लिए एकजुट भी हो रहा है। वो जानता है कि 86 में 56 एसडीएम का झूठी खबर फैला करके उन्हें अब तक आपस में बांट करके सबका हक मारा गया, और सबको आपस में लड़ा करके कैसे सबका हक मारा जाता है, इसका भी एक सैंपल सर्वे है 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला। तो वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक सवाल पूछा, फिर जांच बिठाई और अपनी नोटिस में यह कहा कि जिस ओबीसी को मंडल आंदोलन के बाद 27% आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें केवल 4.81% आरक्षण मिला। यानी 27% को मिला केवल 4.81%। इतना बड़ा आरक्षण घोटाला रामराज की एक सरकार में हो रहा है, और यह है असल में रामराज, और यह है असल में ओबीसी का विकास। वही नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास जब यह लिख दिया तो पहले तो पिछले चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, पूरी सरकार यह साबित करने में जुट गई कि ऐसा कोई आरक्षण घोटाला नहीं हुआ।
चुनाव करीब आने लगे, योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम लोगों ने कबूल किया कि हां, इस आरक्षण में भर्ती में घोटाला हुआ। एनसीबीसी जिसको संवैधानिक दर्जा देकर के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि क्रांति कर दी, वही एनसीबीसी जब अपील करती है कि यह आरक्षण घोटाला हुआ है तो कोई जू नहीं रेंगती। यह एनसीबीसी की औकात बना दी गई। ये जो क्रेडिट लेने आते हैं इनको ये बात समझाइए कि आज तक एनसीबीसी के रिकमेंडेशन के बाद भी इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया गया। अगले चरण में आइए, जब पूरी सरकार आंदोलन के दबाव में झुकती है तो कबूल करती है कि 6800 अभ्यर्थियों को हम नियुक्ति पत्र देंगे, यानी वो एलिजिबल हैं, वो शिक्षक बनने के काबिल हैं। ये पहली पीढ़ी के वे नौजवान हैं जिनके गांव कस्बों में अधिकांश लोगों के यहां जब उम्मीद के पंख लगाकर इन्हें बाहर पढ़ने भेजा गया होगा, तमाम तरह के समझौते उनके परिवारों ने उठाए होंगे, तब जाकर उनमें से कोई इतना काबिल बन पाया होगा कि वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी के लिए एलिजिबल हो गया, उसने क्वालिफाई भी कर लिया। लेकिन शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार और आरक्षण विरोधी मानसिकता ने उनका हक छीन लिया। यानी आज जिन्हें कई सालों से उस प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनकर आने वाले भारत का भविष्य रचना था, शिक्षा देनी थी, कलम और किताब जिनके हाथ में होनी थी, वो भारत का मुस्तकबिल बदलते, अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा को तय करते, जाने कितनों की शादियां नहीं हुई, जाने कितनों के मां बाप गुजर गए, जाने कितनों के घर मातम पसरा है। उनके घर वाले कभी कभी ताना भी मारते होंगे कि तुम्हें में कोई खोट है क्योंकि बाकी सबको तो नौकरी मिल गई। वो कैसे ये समझाएं कि 6800 शिक्षक में हम भी शामिल हैं, मगर ये शासन प्रशासन सरकार की आरक्षण विरोधी मानसिकता है, शिक्षा विरोधी मानसिकता है, न्याय विरोधी मानसिकता है, जो हमें कलम और किताब हाथ में लेने के वक्त आंदोलन करने को मजबूर कर दिए। खुले आसमान के नीचे बिना बिस्तर और चादर के ये आंदोलनकारी सोते हैं, आधे पेट खाते हैं, बदनाम किए जाते हैं, जलील किए जाते हैं, विपक्षी के इशारों पर नाचने वाले बताए जाते हैं, जबकि ये अपना हक मांग रहे होते हैं। कोई गृह मंत्री अब नहीं बोलता। चुनाव गुजर गया, उत्तर प्रदेश की सरकार अब कोई जवाब नहीं देती और इनको जो न्याय मिलना चाहिए उनकी बजाय सड़क पर घसीटा जाना, आधी रात को इनको जलील किया जाना, और जब अपने नेताओं जो अपने तबके के नेताओं को वो जगाने जाते हैं तो उनकी तरफ से भी वही अन्याय अत्याचार जो पराये की तरफ से भी होता है। जो रहनुमा बनते हैं ओबीसी समाज के, उनके पोस्टर बनाए इन्होंने, दलितों पिछड़ों नेताओं को उन्होंने जगाने के लिए आंदोलन करने के क्रम में उनके घरों पर दस्तक दी। चंद सौ लोग हैं। आप कल्पना करके देखिए आज की तारीख में किसी आंदोलन को चलाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा। वो कहां से, ये बेरोजगार हैं, कहां से एक एक रुपया जुटाते होंगे, कहां से वो हिम्मत जुटाते होंगे कि एक दिन लाठी खाई, घसीटे गए, जलील किए गए, चोट मारी गई, फिर अगले दिन उसी जुनून और जोश के साथ अपने हक और अधिकार को मांगने सड़क पर उतर जाते। मैं सैल्यूट करता हूं इन आंदोलनकारियों का। ये केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए अब नहीं लड़ रहे, क्योंकि अगर इन्हें न्याय मिला तो वो एक ऐसी नजीर बनेगा कि हक मांगने से नहीं छीनने से मिल रहा है। और अगर कोई जालिम तानाशाह सरकार तुम्हारे हक को छीने तो डरो नहीं, आपस में बिखरो नहीं, लड़ो जैसे ये 6800 शिक्षक भर्ती के न्याय मांगने वाले अभ्यर्थी लड़ रहे हैं। इन्होंने पोस्टर बनाए हैं केशव प्रसाद मौर्य का, स्वतंत्र देव सिंह पटेल का, इन्होंने पोस्टर बनाए हैं अनुप्रिया पटेल का, इन्होंने पोस्टर बनाया है संदीप सिंह का, जो कल्याण सिंह के नाती या पोते बताए जाते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं। इन्होंने पोस्टर बनाया, ये सवाल पूछते हैं ओम प्रकाश राजभर से, ये सवाल पूछते हैं तमाम ओबीसी और दलित नेताओं से कि हमारे साथ ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उस पर आप खामोश क्यों हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं, आप क्यों हमें न्याय नहीं दिला पाते। और ओम प्रकाश राजभर से पूछते, वो कहते हैं कि जो जूती साफ करने वाले बीजेपी में दलित पिछड़े नेताओं को आप बोलते थे, आप तो हर मंच पर 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले की मांग उठाते थे, और जब से आप बीजेपी में शामिल हो गए आप चुप हो गए। आप जिसे उप मुख्यमंत्री को चुप मुख्यमंत्री कहते थे वह भी चुप हैं और आप भी चुप हो गए।
यह आंदोलन कितना तेवर से अपने हक के लिए लड़ रहा है। यह आंदोलन सवाल पूछ रहा है। यह आंदोलन न्याय का आंदोलन है। इसलिए मैं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के शिकार इन 6800 अभ्यर्थियों की इस न्याय की लड़ाई में अपना पूरा समर्थन देते हुए आप सबसे भी अपील करता हूं, आप इनको पढ़ें, इनको सुने, इनकी लड़ाई में शामिल हों, जिस भी तरह से इनकी मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। ये कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे जो गलत हो, ये कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे जिसके काबिल ये नहीं है, कुछ भी भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक मांग रहे, अधिकार मांग रहे। और कांवड़ ढोने वालों पर, फूल की बारिश करने वाले प्रदेश में नौकरी मांगने वालों पर लाठी की बारिश हो रही है। यह भी तो इस देश की आवाम देखे और जाने। यही है वो उत्तर प्रदेश का राम राज्य, यही है वो 22 लाख दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला राम राज्य। कितने लोगों को आप समझाएंगे कि 5 किलो अनाज तो दे रहे? कितने लोगों को आप समझाएंगे अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों का सजा रहे? नहीं भाई, ये आने वाली पीढ़ियों का मुस्तकबिल सजाने वाले लोग अपना नौकरी जब मांग रहे हैं तो लाठी मारी जा रही। क्यों कहा था मुख्यमंत्री ने कि हां घोटाला हुआ है, हम इसको ठीक करेंगे? याद करिए, हरियाणा में एक मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को याद करिए, यही शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था और ओम प्रकाश चौटाला क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी से आते थे, जेल में डाल दिया गया, राजनीतिक करियर चौपट कर दिया गया। इससे कम सीटों का घोटाला था, इससे कम छोटा घोटाला था, और फिर भी पूरा राजनीतिक जीवन तबाह कर दिया गया क्योंकि उनका घोटाला पकड़ में आ गया था। यह 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, गृह मंत्री अमित शाह जी, आपका बनाया हुआ संवैधानिक दर्जा दिया हुआ एनसीबीसी, आपके कमीशन का रिकमेंडेशन है कि इसमें घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के रहते घोटाला हुआ है। क्या सजा मिली योगी आदित्यनाथ को? क्या सजा मिली केशव प्रसाद मौर्य को? और कौन गुनहगार है इस घोटाले का? कभी इसका जवाब भी इस देश की जनता को दीजिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यह हक की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की आवाम को इन आंदोलनकारियों की आंखों में आंखें डालकर ये देखना चाहिए कि इनमें आपके कोई भाई हैं, आपकी कोई बहन है, आपके कोई बेटा बेटी है, आपका अपना कोई है जो हक के लिए लड़ रहा है। जाने कितने खामोश होकर, अवसाद के शिकार होकर, निराश होकर शायद लड़ना बंद कर दिए होंगे, मगर ये लड़ते हुए लोग उम्मीद की रोशनी है। अगर ये हार गए तो आने वाले वक्त में याद रखना, वंचितों, शोषितों, अगर इनकी लड़ाई हार गई तो याद रखना कोई लड़ने से डरेगा, हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए आज वक्त है इन शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए आंदोलन कर रहे लोगों के साथ खड़े होने का। मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं इन्हें, और मेरी हिम्मत इन्हें मिले, और मैं न्याय की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दखल दे और तत्काल न्याय करते हुए इन्हें इनका हक दे। और अगर ऐसा हक नहीं मिलता, हर सड़क चौराहे पर उनकी तस्वीरें लगाना, जिन्होंने ओबीसी और दलित के नाम पर आपकी जाति के लोगों को सामने करके वोट ले लिया, और जब आपका हक मांगा गया तो लाठी मिली, कपड़े फाड़े गए, गालियां मिली। हिसाब करना, अपने ऊपर हुए अन्याय को भूलना मत, वरना जहां दब्बू होते हैं वहां जालिम पनपते हैं। रीढ़ पर खड़े होइए, हक और अधिकार मांगिए, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है। छीन लीजिए आगे बढ़कर अपने हक और अधिकार को। मेरी हिम्मत मिले इन 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के लिए लड़ने वाले 6800 शिक्षक का भर्तियों को वो लड़ें और जीतें। हमारी कामना ये रहेगी। आप भी मदद कर सकते हैं तो इनकी मदद करिए। धन्यवाद।